हेलो बच्चों, लास्ट टाइम के वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंट नंबर्स और उनको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। उसके पहले की वीडियोस में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने मेज़रमेंट्स, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एसआई सिस्टम के बारे में कुछ बताया था और उसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई थी? मास एंड वेट हो गया था, लेंथ हो गया था, वॉल्यूम हो गया था, डेंसिटी हो गई थी। एक प्रॉपर्टी बच गई थी, दैट इज़ टेम्परेचर, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर का मीनिंग होता क्या है? टेम्परेचर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय कैपिटल टी एंड इसका एसआई यूनिट अगर आप लोग देखें तो इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ कैपिटल के। तो टेम्परेचर को मेजर कैसे करें या डिस्क्राइब कैसे करें? तो टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, इसको हम लोग कहेंगे टेम्परेचर, राइट। तो टेम्परेचर को अगर मेज़र करना है तो जनरली हम लोग 3 अलग अलग स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहली जो स्केल्स होती है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस वाली स्केल। दूसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं डिग्री फ़ारेनहीट, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? डिग्री फ़ारेनहीट। एंड तीसरा तो ऑब्वियसली ये होता है केल्विन स्केल। जनरली हम लोग 2 टाइप के थर्मामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट का। और इन थर्मामीटर्स के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर कैसे कैलिब्रेटेड होते हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास 3 अलग अलग थर्मामीटर है। मैं पहला थर्मामीटर रखता हूँ जो कि केल्विन स्केल में है, सेकेंड थर्मामीटर मैं रखता हूँ जो कि डिग्री सेल्सियस वाले यूनिट में है, एंड तीसरा थर्मामीटर मैं रखता हूँ जो कि डिग्री फ़ारेनहीट में है, राइट। इन तीनों के बीच में रिलेशन है और हम इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वी नो दैट कि जनरली 0 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग बहुत बार सुनते हैं, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस एट 1 atm प्रेशर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज डिग्री सेल्सियस पे हम लोग यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो उस टाइम पे केल्विन होता है 273.15 केल्विन। बट इन मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस हम लोग इस वैल्यू को इतना ही काउंट करते हैं, 273.15 से बहुत ज़्यादा आंसर में चेंजेस नहीं होते। नाउ अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से फिर थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है रूम टेम्परेचर RT। एट दैट टाइम अगर हम लोग देखें तो केल्विन में ये होता है 298 केल्विन। फ़ारेनहीट में अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को देखें तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहीट। एंड यहाँ पर अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर होता है 77 डिग्री फ़ारेनहीट, ये रूम टेम्परेचर है। फिर टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं। रूम टेम्परेचर के अलावा हम लोग जो दूसरी टेम्परेचर की टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बॉडी टेम्परेचर। अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस पे देखें, बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉडी टेम्परेचर, राइट। एंड ये केल्विन स्केल में अगर देखा जाए तो ये होता है 310 केल्विन। देखो 310 केल्विन मतलब बॉडी टेम्परेचर। बट डॉक्टर्स जो हमारा टेम्परेचर काउंट करते हैं वो डिग्री फ़ारेनहीट में कहते हैं ना, कभी कहते हैं 101, कभी कहते हैं 102, इतना बड़ा टेम्परेचर। तो वो डिग्री सेल्सियस में नहीं हो सकता, वो टेम्परेचर किस में होता है? फ़ारेनहीट। फ़ारेनहीट में बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है 98.6 केल्विन, क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। एंड अगर हम लोग पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज एट 1 atm प्रेशर। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 373 केल्विन, दैट इज़ नथिंग बट 212 डिग्री फ़ारेनहीट। देखो ये 3 टाइप के थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केल्विन स्केल वाला जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्या इन तीनों में कोई कन्वर्जन पॉसिबल है?
तो हाँ, इन तीनों में कन्वर्जन पॉसिबल होता है। अब देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। अगर हम लोग सबसे पहले डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना चाहे तो यहाँ पर रिलेशन क्या मिलता है, तो डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखिए इक्वेशन को याद रखना है, क्या लिखा मैंने, डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब ये जो 9/5 का टर्म है, ये 9/5 का टर्म 1.8 भी होता है, तो यू कैन ऑल्सो राइट 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। लेकिन ये हर बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में क्या होता है, हम लोग इजीली किसी टर्म्स को कैंसल्ड आउट कर सकते हैं, है। तो कैंसल्ड आउट करते समय आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको क्या यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, मैं यहाँ 40 लेता हूँ प्लस 32, ये ज़्यादा इजी हो गया, मैंने 1.8 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि वी नो दैट इन दोनों के बीच में 8 का रिलेशन है, 8/5 का 40 है, हाँ 8/5 का 40, सो देयरफॉर 9 इंटू 8 दैट इज 72 प्लस 32, तो 72 प्लस 32 अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहीट। तो इट डिपेंड्स कि आप लोग कैसे, जैसे यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती या 45 46 होता है, तो ऐसे केस में आप लोग 1.8 का इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये क्लियर कि हम लोग डिग्री फ़ारेनहीट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द डिग्री सेल्सियस। क्या ये पॉसिबल नहीं होगा कि सर डिग्री फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें? क्यों नहीं होगा, पॉसिबल है, डेफिनेटली है। अगर आप लोग डिग्री फ़ारेनहीट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सोचिए ज़रा, उसी के हिसाब से फॉर्मूले को बनाइए। तो मैं डिग्री सेल्सियस को राइट हैंड साइड में रख देता हूँ और बाकी सारी टर्म को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले तो फ़ारेनहीट मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहीट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -32 होगा। सिमिलरली हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अगर आप लोग केल्विन कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री सेल्सियस से, तो ये होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर मैंने 273.15 यूज़ नहीं किया, कर सकते हैं, इट डजंट नेसेसरी। 1.15 से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए कि हमें कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 273 प्लस 50, दैट इज़ नथिंग बट 3, 2 एंड 3, 323 केल्विन है। तो ये एक छोटा सा टेम्परेचर रिलेशनशिप था स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ, आपको ये सॉल्व करके देखना है। मैंने लास्ट टाइम के वीडियोस में भी होमवर्क दिया था, आप लोगों को वो बराबर मेंशन करके रखना है अपनी कॉपी में, एंड कोई भी डाउट रहेगा तो आस्क मी। कन्वर्ट द फॉलोइंग्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स। पहला 50 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहीट, दूसरा 45 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहीट, तीसरा 108 डिग्री फ़ारेनहीट टू डिग्री सेल्सियस, चौथा 128 डिग्री फ़ारेनहीट टू डिग्री सेल्सियस, एंड फिफ्थ वन इज़ द 39 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा और प्रैक्टिस का होमवर्क। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के बेसिक लॉज के तरफ। मैंने हेडिंग दी है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जनरली हम लोग जितने केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, ये सारे के सारे 5 बेसिक लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डिपेंडेंट होते हैं, चलो एक एक लॉज को हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो लॉ लिखा है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज एंटोनी लावाइजर। ये एंटोनी लावाइजर ने दिया था, एंड एंटोनी लावाइजर को ही
मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, दैट इज फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। एंड इस लॉ का कहना क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। लाइवाइजर ने हमें ये सजेस्ट किया कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मीन्स ड्यूरिंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन मास शुड गेट कंजर्व, मास बिल्कुल सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होता है और ये आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये है इनके फिजिकल स्टेट, कार्बन को लिखा मैंने सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। नाउ अगर हम लोग देखें तो कार्बन का एटॉमिक वेट, देखो एटॉमिक वेट काफ़ी काम के थे, मैंने आपको छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक भी दी है। कार्बन का एटॉमिक वेट अगर देखें तो कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32, क्योंकि एटॉमिक वेट इसका 16 है। यहाँ पर 2 एटम है इसलिए ये क्या हो गया 32। मान लीजिए मैं इसे ग्राम्स में काउंट करता हूँ, मीन्स 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन का वेट प्लस इन दोनों का वेट, मतलब इन दोनों का सम, ये कितना हो रहा है 44 ग्राम। अब इन दोनों का सम करके देखिए, यू विल ऑब्जर्व कि ये हो गया 44 ग्राम एंड इस साइड में कितना है 44 ग्राम ही तो है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो मास है उतना मास कहाँ पर आ गया, राइट हैंड साइड में। ऐसा ये बेसिक लॉ कहता है। बट ये लॉ बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता, या वो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, इसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। और ये लिमिटेशन फिजिक्स से आया है। कैसे, आप लोगों ने शायद ये वाला इक्वेशन पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखा मैंने। सर हमने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ा है, आइंस्टाइन इक्वेशन। हाँ मैंने थोड़ा सा डेल्टा एम लिख दिया, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा मास जो होता है इट कैन बी डिस्ट्रक्ट एंड इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो ये 100% वैलिडेट नहीं है, बट काफ़ी पुराने लॉज है, काफ़ी बेसिक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल होना चाहिए। होता है 99% तक केसेस में होता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्शन है। कभी अगर एंट्रेंस में पूछा कि बताइए कि इसका ऑब्जेक्शन क्या है, तो ये ऑब्जेक्शन हम लोगों को पता होना चाहिए। देन हम लोगों को चलना है दूसरे लॉज की तरफ। तो जो दूसरा लॉ है वो मैंने लिखा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, or it is also called as law of definite composition. This law was given by the scientist Joseph Proust and इस law का कहना क्या है, मैंने simply बोर्ड पे मेंशन करके रखा है। A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझो। अगर आप किसी कंपाउंड को इमेजिन करते हो, कोई भी एक कंपाउंड इमेजिन करिए, उसे आप बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, और जैसे नेचर में मिलता है वो भी स्टडी करते हैं। तो तीनों जगह के उसके जो सोर्सेस है वो क्या है इट डजेंट मैटर, लेकिन उसके अंदर रहने वाले जो एलिमेंट्स है वो हमेशा एकदम एग्जैक्टली फिक्स मास में ही रहते हैं। कैसे रहते हैं, एग्जांपल लेते हैं। विलियम जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने जो एग्जांपल लिया लेकर हमें स्टडी करके दिया, वो एग्जांपल लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट, जिसे हम लोग कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3। देखिए इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कॉपर है, कार्बन है एंड क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, देन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसको अगर हम लोग चेक करते हैं, अगर हम लोग लेते हैं कॉपर कार्बोनेट का नेचुरल सैंपल लेते हैं एंड कॉपर कार्बोनेट का हम लोग लेते हैं सिंथेटिक सैंपल, मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया सिंथेटिक सैंपल, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर जो होता है ये होता है 51.35, ये होता है 9.74 एंड इसे अगर हम लोग देखें तो ये होता है 38.91। ये देखो ये इसका परसेंटेज है, मतलब ये कि नेचुरली ऑकरिंग कॉपर कार्बोनेट अगर हमने लिया या क्यूप्रिक कार्बोनेट हमने लिया और उसका एनालिसिस किया तो उसमें कॉपर का परसेंटेज कितना आएगा 51.35% बाय मास, कार्बन का कितना आएगा 9.74 एंड ऑक्सीजन का कितना है 38.91। अब यही एनालिसिस जब हम लोग इस
कॉपर कार्बोनेट का करते हैं जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड है, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि इसका एनालिसिस करने के बाद हमें जो परसेंटेज मिलता है वो ऐसा मिलता है, दैट इज़ 51.35, 9.74 इसमें कार्बन का परसेंटेज आता है एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज आता है 38.91। तो इसका मतलब ये काफ़ी एक सिंपल केस हो गया कि इट इज़ ऑब्जर्व कि आप किसी कंपाउंड को नेचुरली स्टडी करिए या फिर उसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके उसका एनालिसिस करिए, यू विल ऑब्जर्व कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स का कंपोजिशन है ये डेफिनाइट है, फिक्स है, दैट इज़ परसेंटेज बाय मास। सो यहाँ पर ये लॉ प्रूव हो जाता है। अब अगर हम लोग एंट्रेंस के हिसाब से कोई एग्जाम्पल देखते हैं तो वो एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, जरा सोचते हैं। अब देखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को साबित करने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इस टाइप से एग्जाम्पल आ सकता है। मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन कंबशन। कंबशन मीन्स व्हाट? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कंबस्ट करने के बाद आप लोगों को कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है? 0.403 ग्राम। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन कंबशन गिव 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड हमें कहता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन टू विच लॉ इट इज फॉलोड। ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड एक ही बना, दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। और ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में बना। तो ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कैसे बनता है जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में सोचिए आपके पास मैग्नीशियम कितना है, तो वो है 0.243 ग्राम, ठीक है। आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है गाइस? मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपके पास 0.403, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना? तो इसमें से ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकालनी है, तो इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, दैट इज 0.403 माइनस 0.243, तो ये बच गया 0, देन 10 में से 4 हो गया 6 एंड यहाँ पर बच गया 1, तो 0.160 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है पहले वाले एक्सपेरिमेंट में। अब दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या कहता है? मैग्नीशियम कितना है? 0.182 ग्राम। कितना ऑक्साइड बना? 0.302 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन कितना है तो कैलकुलेट कर लीजिए, 0.302 माइनस 0.182। यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना आ रहा है? 0.120 ग्राम, ठीक है, आ रहा है इतना। अब हम लोगों को चेक करना है कि दोनों में अगर मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन का रेशियो सेम आ जाए तो इसका मतलब दोनों में परसेंटेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन के रेशियो के बारे में सोचते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन के रेशियो के बारे में सोचिए। मैग्नीशियम का क्वांटिटी आपको कितना मिल रहा है? दैट इज 0.243 डिवाइडेड बाय 0.160, दैट इज 243 डिवाइडेड बाय 160। इसे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.51, दैट इज 1.5 ना। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3:2। क्या होता है? 3:2। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो परसेंटेज बाय मास कितना आया? 3/2 आया। अगर हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, तो मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकल आएगा? जरा देखो, मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन तो 0.182 डिवाइडेड बाय 0.120, दैट इज 182 डिवाइडेड बाय 120, ये भी आता है 1.5 के अराउंड। चलो मैं 1.5 रख देता हूँ, तो ये कितना हो गया? 3:2। तो दोनों ही केसेस में अगर हम लोग मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के रेशियो को देखें तो ये कैसा आ रहा है? बिल्कुल सेम। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा? 3:2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाई है, तब भी उसमें मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? 3:2। तो ये एग्जाम्पल किससे सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को ये सपोर्ट करता है।
सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में थर्ड वाला लॉ मैंने लिख के रखा है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन कहा, अब मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। इस लॉ का कहना क्या है, बहुत ही सिंपल है। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है ये, फिर समझ लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन कंपाउंड, देन द masses of element B, masses of element B that combines with fixed mass of A are always in the ratio of small whole number। कहने का मतलब ये कि आपके पास दो एलिमेंट है और दो में से एक की क्वांटिटी क्या है, फिक्स है, और दूसरा एलिमेंट उसके साथ जब कंबाइन होता है तो उसका कंबाइन होने का जो रेशियो रहेगा पहले वाले के साथ, वो कैसा आना चाहिए, स्मॉल होल नंबर रेशियो में। कैसे, चलो साबित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करने से यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों को दो अलग अलग कंपाउंड मिल सकते हैं। सपोज करिए कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एटॉमिक वेट्स के हिसाब से सोचिए, तो इसका वेट कितना आ गया, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। ये है वाटर, ये हो गया 18, ठीक है, इन दोनों का सम करके आ गया 18। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, 16 ग्राम। इसका दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। सपोज करिए कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ इस तरीके से कंबाइन होके हमें देता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलो, ये लिक्विड स्टेट में होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर कितना ग्राम हाइड्रोजन का है, 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। एंड इसका अगर हम लोग मॉलिकुलर वेट देखें तो ये होता है 34 ग्राम। आगे चेक करेंगे मॉलिकुलर वेट। लेकिन अब दोनों एग्जाम्पल को ठीक से देखो और इस लॉ को हम लोग साबित करते हैं। लॉ का कहना क्या होता है कि दो एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन होंगे एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे का जो मास उसके साथ कंबाइन होगा वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। देखिए, इन दोनों में मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, फिक्स है। तो हाइड्रोजन का मास फिक्स है। अब ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के जो वेट्स है उसका रेशियो देखिए, यहाँ पर कितना ग्राम है, 16 ग्राम। यहाँ पर कितना है, 32 ग्राम। सो देयरफॉर अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन का रेशियो देखा, ऑक्सीजन का रेशियो तो 16:32 ग्राम आ रहा है। 16 किस में, H2O में, एंड 32 किस में, H2O2। तो ये सिंपल रेशियो में क्या हो गया, 1:2 हो गया। देखिए, लॉ साबित होता है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर आप लोग कार्बन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करते हो तो आपको दो कंपाउंड मिल सकते हैं। पहला, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ ऐसे कंबाइन हो जाए तो आपको मिल सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ये हो जाएगा 28। एंड दूसरा अगर हम लोग देखें तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है। इसका वेट देखिए 12, इसका कितना हो गया 32, ये हो गया 44। अब इन दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो देखो, फिक्स मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास क्या है, फिक्स, और इसके साथ जो एलिमेंट बी, मतलब यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, ये जो कंबाइन हो रहा है ये सिंपल होल नंबर रेशियो में। देखिए कैसे, यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो कितना आ रहा है, 16:32 ग्राम का रेशियो आ रहा है। मतलब ये फिर से कितना आ गया, 1:2 आ रहा है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर हमें एंट्रेंस में अच्छे मज़ेदार क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, यहाँ पर दो एलिमेंट्स के बारे में पूछा है। तो कभी भी अगर दो एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन देता है तो हम लोग झट से समझ सकते हैं कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। सपोज करिए कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के ऊपर, कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन to produce various compounds as follows। अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए as follows, अलग अलग कंपाउंड। तो हम लोग चेक करते हैं, दैट इज मास ऑफ नाइट्रोजन, देन मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास एंड कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बनता है। तो कौन कौन सा कंपाउंड बनता है,
तो पहले तो हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है NO, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है मतलब 14 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं कंपाउंड दैट इज NO2 के तरफ। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, यहाँ पर कितना है 32। सपोज मैं N2O3, तो नाइट्रोजन कितने डबल, तो ये कितना हो गया 28 ग्राम, राइट, इन ग्राम्स, ये हो गया ग्राम्स के अंदर। 3 ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 3 का कितना 48, राइट। एंड सपोज करिए मैं ऐसा कंपाउंड बनाता हूँ N2O5, तो सर इसमें 2 नाइट्रोजन है, हाँ, तो 2 नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया 28, एंड 5 ऑक्सीजन का, तो 16 5 का 80। अब यहाँ पर साबित करके दिखाइए कि ये किस लॉ को फॉलो करता है, या फिर ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, तो ये साबित करके दिखाए। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना क्या है कि 2 एलिमेंट्स है, लेकिन 2 में से एक एलिमेंट का मास क्या है फिक्स, और फिक्स मास के साथ जब दूसरा एलिमेंट कंबाइन होगा तो कंबाइन होने वाले एलिमेंट्स का जो रेशियो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होल नंबर। तो अब यहाँ पर एक गड़बड़ है कि सर नाइट्रोजन का मास फिक्स नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मास ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स कर दीजिए कि मेक्स मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स, इसे हम लोग फिक्स कर देते हैं। अब कैसे फिक्स कर देते हैं, सपोज करिए कि मैं इसे फिक्स कर देता हूँ एज अ 28, तो ये 28 आप लोगों को दिख रहा है। चलो नाइट्रोजन को अगर आप लोग फिक्स कर देते हैं, यहाँ 28 लेते हैं, 28 4 एग्जाम्पल है, तो 28 28 28, तो इसके हिसाब से अब ऑक्सीजन कैसे वैरी हो रहा है, इसके हिसाब से ऑक्सीजन कैसे वैरी होता है। देखिए 14 ग्राम के लिए कितना लग रहा था 16, तो ऑब्वियसली इसके लिए कितना लगेगा 32 लगेगा, 32 बन जाएगा ये। अगर हम लोग मास को, ऑक्सीजन के मास को अलग अलग रखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास है 16, यहाँ पर कितना है 32, यहाँ पर कितना है 48, यहाँ पर कितना है 80। तो फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास आपने फिक्स कर दिया। अब ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी के साथ वो कंबाइन हो रहा है, पहले में 16 ग्राम, दूसरे में 32, तीसरे में 48 और पांचवें में, चौथे में कितना हो रहा है 80 ग्राम। तो इसमें रेशियो क्या आ रहा है, दैट इज रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग इसे ठीक से देखें तो ये है 1:2 का रेशियो, इसे इसके साथ कंपेयर करें तो ये कितना रहे 1:3 का रेशियो, 16 3 का 48 होता है, एंड इसे देखिए तो ये कितना आ रहा है 5, 1:5। मीन्स अगर आप लोग NO में चेक करें तो NO एंड NO2 में चेक करें तो क्या आ रहा है 1:2, NO एंड N2O3 में चेक करें तो 1:3, एंड NO एंड N2O5 में चेक करें तो नाइट्रोजन के फिक्स क्वांटिटी के केस में आपको ऑक्सीजन का रेशियो कैसा मिलेगा 1:5 का मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम सिंपल तरीके से हम लोग साबित करके देते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये एग्जाम्पल बनता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद हमें एंट्रेंस के लिए एक और ख़ास लॉ पढ़ना है। ये NCERT की बुक में जनरली नहीं मिलता, एंट्रेंस की बुक में आपको मिल जाता है। मैंने लिख के रखा है, इसे नंबरिंग नहीं दिया, देखो मैंने, हम लोगों ने 3rd नंबर पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा, लेकिन इसे 4th नंबर दे दिया, क्योंकि जनरली सारे के सारे बुक्स में यही मिलता है कि लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इज गवर्न बाय द 5 लॉज। तो ये एक हैशटैग लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाता है। इसका कहना क्या देखिए कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, 2 एलिमेंट्स है कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ 3rd एलिमेंट, किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, मतलब रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो का मतलब कि वो किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो to the ratio of masses in which themselves combine, मतलब तीसरे एलिमेंट के साथ किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, वही रेशियो अगर आप लोग उन दोनों को आपस में कंबाइन करके देखें तो वो सिंपल रेशियो में आता है ना, कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जस्ट इमेजिन कि हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, दैट इज कार्बन एंड सल्फाइड। अगर मैं कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड सल्फर, ये हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं और मैं इसे फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता हूँ। सपोज करिए कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है,
तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके देता है CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या देगा, CO2। तो इसमें देखिए कार्बन कितना है 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन मतलब कितने हो गए 32 ग्राम। तो यहाँ पर रेशियो को अगर देखें तो ये जो रेशियो आ रहा है, ये रेशियो कितना आ रहा है 12:32। इसे हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। तो ये 4 3 और ये हो गया 4 8 का 32। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 रेशियो में ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। एंड यही अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या बनाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर का एटॉमिक वेट कितना 32 एंड ये कितना है 32। तो इसका अगर हम लोग रेशियो देखें तो ये रेशियो कितना हो रहा है 1:1 का, ठीक है। नाउ कार्बन जब सल्फर के साथ कंबाइन होगा, तो कार्बन जब सल्फर के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड बनाएगा। नाउ कार्बन डाइसल्फाइड अगर हम लोग देखें तो कार्बन डाइसल्फाइड जब बनेगा तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये 12:64 हो गया। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12 एंड सल्फर का एटॉमिक वेट 32। तो 2 सल्फर के एटम दिख रहे हैं तो 64। तो ये भी 4 से डिविजिबल है दैट इज 3:16। अब कार्बन एंड सल्फर और आपके पास क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है। तो कार्बन एंड सल्फर को अगर हम लोग फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रेशियो देखें, दैट इज कार्बन एंड सल्फर कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा सोचिए, अगर आप लोग इन्हें फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, ये रेशियो क्या दिख रहा है 3:8 का दिख रहा है, बराबर है। कार्बन कितना था 12, बराबर है, एंड सल्फर कितना था 32, तो 12:32। और इन्हीं के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा था 32, बराबर है। तो 12:32 ये रेशियो आपको क्या मिला, कार्बन एंड सल्फर का कंबाइन होने का, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन इटसेल्फ को जरा देखिए, इटसेल्फ कार्बन एंड सल्फर इटसेल्फ कंबाइंस, कार्बन एंड सल्फर कंबाइंस विद देमसेल्व्स, ये खुद ही कंबाइन जब हो रहे हैं तो इनमें रेशियो कितना आ रहा है, दैट इज 3:16 का, मतलब दैट इज 12:64 का आ रहा है। अब लॉ ये कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसका क्वांटिटी कितना था फिक्स 32, then the ratio of the masses in which they do so bear simple whole number ratio। कार्बन एंड सल्फर का कॉम्बिनेशन जब आपने किया फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो इनका रेशियो क्या आया 3:8 to the ratio of the masses in which themselves they combine। मतलब ये कि वो रेशियो और इस रेशियो को अगर आप लोगों ने कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा 3:8 डिवाइडेड बाय 3:16 है ये आपस में रेशियो। तो ये क्या हो गया 3 कैंसल, ये हो गया 8 1 का 8 8 2 का 16। सो देयरफॉर जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2:1। तो कार्बन एंड सल्फर जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो रेशियो क्या मिल रहा है आपको 2:1 का रेशियो आपको मिल रहा है। हम लोग इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो हम लोग हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इसका कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। मान लीजिए कि हमारे पास सल्फर एंड ऑक्सीजन है, ये 2 एलिमेंट है, अकॉर्डिंग टू द लॉ जा रहे 2 एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट मैं लेता हूँ हाइड्रोजन। अब इनके कंपाउंड के बारे में सोचो, सल्फर एंड हाइड्रोजन के बीच में जो कंपाउंड होता है वो H2S है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो देखो 2:32, मतलब 1:16 इस रेशियो में है, ये 2 ग्राम और ये कितना 32 ग्राम। ऑक्सीजन के साथ जब पानी बनेगा बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन H2O बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 ग्राम और ये कितना रहेगा 16, दैट इज नथिंग बट द 1:8, बराबर है, ये हो गया 1:8। अब यहाँ पर देखो सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन,
तो ये किस रेशियो में आ रहा है? अगर आप लोग इसे देखें तो ये आएगा, यहाँ पर है 32 एंड यहाँ पर किधर, वहाँ पर कितना है 16। तो इन सल्फर टू ऑक्सीजन का रेशियो देखो, सल्फर कितना लगा 32 लगा, ऑक्सीजन कितना लगा 16 लगा, तो ये कितना हो गया 2:1 इस रेशियो में। फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना ग्राम कंबाइन हुआ 16 एंड सल्फर कितना ग्राम हुआ 32। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया 2:1, सल्फर एस टू ऑक्सीजन बराबर है, ऑक्सीजन एस टू सल्फर करते तो 1:2 मिलता। अब ये दोनों आपस में कंबाइन जब होंगे, सल्फर एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करो, सल्फर एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो क्या बना देगा SO2 बना देगा। अब जब ये SO2 बना देगा तो इसका रेशियो देखिए 32:32 मीन्स 1:1 के रेशियो में। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन themselves कंबाइन इन 1:1 रेशियो आ रहा है इन 1:1 रेशियो आ रहा है। और इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करें तो ये कैसा आना चाहिए, सिंपल होल नंबर। जैसे ये 32/16 दैट इज 2:1 है एंड ये क्या आ रहा है दैट इज 1:1। तो यहाँ पर तो 1 ही रह गया। आप लोगों को ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि ओनली 2:1 का रेशियो क्लियर आ रहा है, 2:1 आ रहा है। मीन्स ये कि जब आप लोग इन एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ आपके सामने आता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसका मास क्या था फिक्स था, देन द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो, मतलब रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे कंबाइन, तो वो कैसा मिला, सिंपल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स। मतलब ये रेशियो एंड ये रेशियो को अगर आप लोग कंपेयर करके देखें तो सिंपल रेशियो मिलता है, दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब एक चीज की तरफ ध्यान रखो, क्वेश्चन जब देगा हमें एंट्रेंस में तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा ये डाटा है, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, आइडेंटिफाई करके दो कि ये किस लॉ को बिलोंग करता है। तो जब 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, है 3 एलिमेंट्स 1 2 3, 1 2 3 था यहाँ पर भी, तो 3 एलिमेंट्स जब मिलेंगे तो समझ लेना कि वो आप लोगों को किसके बारे में बता रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा है। एकदम इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। अब चलते हैं 4th लॉ की तरफ जो मैंने लिखा है गै-लुसैक्स लॉ। ये जनरली गैसेस के लिए अप्लीकेबल है एंड इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट गै-लुसैक्स। इस लॉ का कहना बहुत सिंपल है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस, गैसेस आपस में कंबाइन होंगे या फिर किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन है कि ऑल गैसेस आर एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैसेस रिएक्ट होती है तो जो उनका वॉल्यूम है आपस में कंबाइन होने वाला वो और जो प्रोडक्ट्स बनने वाले इन सब का रेशियो कैसा रहेगा, सिंपल होल नंबर में रहेगा। कैसे रहेगा जरा देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसे कंबाइन करता हूँ और बना देता हूँ वाटर गैसीय स्टेट में। तो इसे अगर हम लोग देखें वॉल्यूम के हिसाब से कंपेयर करें तो वी कैन से दैट दिस इज 2 वॉल्यूम। देखिए ये ट्वाइस H2O2, ये ट्वाइस H2O, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन। तो ये हो गया 2 वॉल्यूम। ये कितना दिख रहा है हमें 1 वॉल्यूम एंड ये कितना दिख रहा है 2 वॉल्यूम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एस टू ऑक्सीजन एस टू वाटर, ये तीनों गैसेस का इनका अगर हम लोग रेशियो देखें तो क्या आ रहा है 2:1:2 है, सिंपल रेशियो। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आप लोग अमोनिया का फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं तो NH2 गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो यू विल ऑब्जर्व दैट अमोनिया बनता है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 मोल। सर ये मोल क्या है, तो मोल क्या है ये आगे आने वाला है। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। देखिए वॉल्यूम के हिसाब से कंसीडर करिए, मान लीजिए कि ये है 1 वॉल्यूम, तो ये कितना वॉल्यूम दिख रहा है 3 वॉल्यूम दिख रहा है, बराबर है। एंड ये कितना वॉल्यूम दिख रहा है 2 वॉल्यूम।
तो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एज टू हाइड्रोजन एज टू अमोनिया, इन तीनों का रेशियो क्या आ रहा है 1:3:2। तो ये एकदम सिंपल है, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ द गैसेस। नाउ यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर जनरली हम लोग एक सिंपल तरीके से भी इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 60 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये गैसियस होगी, ठीक है, 60 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ 60 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया। कितना बना पता नहीं। What volumes of each, अब each मतलब reactants as well as products are present in reactant mixture। तो पहले तो ये समझो कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होकर अमोनिया गैस बनाएंगे तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगी। दिस इज नॉट बैलेंस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और इससे बैलेंस फॉर्म में अगर देखें तो ये रिएक्शन है बैलेंस। सो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक आएगी, बताऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो ये है रिएक्शन। अब इसमें से देखिए आपको ये पता चलता है कि इसका 1 वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है इसके 3 वॉल्यूम के साथ, इसके 3 वॉल्यूम के साथ, तब जाके इसका क्या बनता है 2 वॉल्यूम। अब आपके पास नाइट्रोजन कितना है 60 ml, तो ये हो गया इसका 1 वॉल्यूम, और आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए फिर इसका थर्ड 3 टाइम्स 180, लेकिन आपके पास है कितना 60 ml, मतलब ये सर कि इसका 1/3 ही कंबाइन होगा, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, दैट इज 20 ml। तो ये बनाता कितना है डबल ऑफ अमोनिया एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40 ml। समझ में आ रहा है। देखिए आपके पास 60 ml जब नाइट्रोजन है तो आपको कितने ml हाइड्रोजन की ज़रूरत है 180, तब जाके ये कितना देगा 120 ml ऑफ अमोनिया। ये अकॉर्डिंग टू द रूल होना चाहिए, लेकिन अब न्यूमेरिकल का जो डाटा है उसके हिसाब से क्या कहता है कि आपके पास सिर्फ 60 ml नाइट्रोजन है, ठीक है, होना चाहिए 180 ml हाइड्रोजन, लेकिन है क्या, नहीं है। आपके पास कितना हाइड्रोजन है 60, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम अगर 3 टाइम्स लेते हैं तो इसका वॉल्यूम आपको कितना करना पड़ेगा, उसके 1/3 करना पड़ेगा, बराबर है। तो 60 ml की जगह कितना ml नाइट्रोजन कंबाइन होगा, सिर्फ 20 ml, और प्रोडक्ट कितना बनेगा 40 ml। तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया कितना होगा 40 ml होगा, हाइड्रोजन कितना होगा तो 0 ml। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो गया, बराबर है। एंड यहाँ पर बचा है नाइट्रोजन, यहाँ पर बचा है नाइट्रोजन कितना 20 ml कंबाइन हुआ, कितना था 60 ml, तो 40 ml ये अनरिएक्टेड है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ छुपी है, सर ये पहले खत्म हो गया, हाँ, तो रिएक्शन के मिक्सचर में जो पहले ही खत्म होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लिमिटिंग रिएजेंट, इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। ये भी हम लोगों को इस लेसन के या अगले लेसन के पार्ट में आएगा। तो ये था गे-लुसैक्स लॉ ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। 10 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पांचवा और आखिरी वाला जो लॉज है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, इसे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और इस लॉ का कहना बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये क्या कह रहा है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आपके पास अगर अलग अलग गैसेस है डजेंट मैटर, लेकिन अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो वो सारे के सारे गैसेस का जो इक्वल वॉल्यूम है उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स भी रहेंगे। मीन्स मान लीजिए कि मेरे पास अगर 100 ml नाइट्रोजन गैस है, 100 ml नाइट्रोजन गैस है एंड इसके अंदर x मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है x मॉलिक्यूल। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 ml अमोनिया गैस है, तो इसका मतलब ये होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर सेम है तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे, एक सच रहेंगे। सपोज करिए मेरे पास अब 200 ml हाइड्रोजन गैस है,
टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो यहाँ पर ट्वाइस एक्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया, डबल। सो देयरफॉर एक चीज की तरफ ध्यान रखिए कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन कब, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ एक और हिंट के लिए याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सर ये मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है, तो आएगा धीरे धीरे आगे, बस याद रखेंगे कि मैंने ये एक फॉर्मूला आपको दे के रखा है।